बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। मैं ड्राइवर के साथ फौरन डॉक्टर के पास चली गई क्योंकि शौहर ऑफिस में था। डॉक्टर चेकअप के बाद बोली कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर मुझ पर आसमान टूट पड़ा। मैं रोती हुई वापस आई तो ड्राइवर बोला, बीबी जी रोए मत, मेरे पास इसका इलाज है। मैं बहुत हैरान हुई। वो मुझे तेल की बोतल देकर बोला, इससे हर रात अपने सर की मालिश करके आप सो जाना, आप जल्द हामला हो जाएंगी। मैं आप बाकायदगी से तेल सर पर लगाकर सोने लगी तो शौहर सारी रात मेरी टांगें दबाता और सुबह आँख खुलती तो शौहर बगैर नाश्ते किए ही अपने ऑफिस चला जाता। मैं बहुत शर्मिंदा होती। आज शौहर की नाराजगी दूर करने के लिए उसे फोन किया तो पांव तले से जमीन निकल गई क्योंकि शौहर तो 10 दिनों से परदेस। मेरा नाम समीना है। मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे मेरी जिंदगी में बोझाल आ गया था। मैं तो खुश खुरम जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह का दिया हुआ सभी कुछ तो था मेरे पास, मगर मुझे इल्म ही नहीं था कि मेरा इम्तिहान इस तरह से लिया जाएगा। ये मेरी जवानी के अव्वाइल दिनों की बात है। मैं बहुत हसीन हुआ करती थी। मुझे जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। मैं भी अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी। मुझ पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। जदीद तराश खराश का लिबास पहनकर किसी भी महफिल में जाती तो लोग परवानों की मानिंद मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगते थे। यूं ही एक कज़न की शादी में मुझे रमीज पसंद आ गया था। वो भी बड़ी देर से मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था कि किसी न किसी तरह मेरी नज़रों में आ ही जाए। रमीज एक जाज़िबे नज़र इंसान था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बाकी कज़न्स उसकी जानिब देखकर आहें भर रही थीं, मगर वो तो किसी को खातिर में ही नहीं ला रहा था। मैंने भी मुस्कुराकर रमीज की जानिब देख लिया तो उसे शय मिल गई थी। उसने नंबरों का तबादला किया था और यूं हमारा मोबाइल पर राब्ता हो गया। मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि रमीज अच्छे खाते पीते घराने से था। उसने एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं 7वें आसमान में उड़ने लगी थी। मैंने झट से जाकर अम्मी को बता दिया कि यूं मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और वो मेरा रिश्ता मांगने के लिए अपने वालिदैन को भेजना चाहता है। आपको इस सिलसिले में मेरी मदद करना होगी। अम्मी कहने लगी, मैं तो खुद मजबूर हूँ क्योंकि तुम्हारे बाप ने बचपन में ही तुम्हारी फुप्पो के कंगले बेटे से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। मैं सच कहूँ समीना तो मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी फुप्पो के बेटे के साथ हो। उस औरत ने पहले मेरी जिंदगी तबाह की थी, अब शादी के बाद तुम्हें बहुत तंग करेगी। मैं बोली, अम्मी अब क्या किया जाए। अम्मी कहने लगी, तुम लड़के से कहो कि वो अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज दे और जहेज का नाम ना ले। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे अब्बू कंजूस से हैं। फिर मैं मामला संभालने की कोशिश करूंगी। मैं अम्मी की बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी। मैंने रमीज से कहा कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे जहेज भी चाहिए क्या। वो मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, हमारे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। सामान के नाम पर एक सुई की भी गुंजाइश नहीं है। तुम अपने साथ 2 जोड़ों के सिवा कुछ भी मत लाना। मैं ये बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं बोली, ठीक है, फिर तुम अपने घर वालों से भी कह देना कि वो मेरे अब्बू के सामने 2-3 बार दोहराएं कि उन्हें जहेज नहीं चाहिए। मैंने रमीज को यह भी बता दिया था कि अब्बू ये रिश्ता अपनी बहन के घर करना चाहते हैं। रमीज मेरी बात सुनकर अफसरदा हो गया था। वो कहने लगा, मैं तो तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। रमीज की इन बातों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया था। अगले दिन रमीज के वालिदैन मेरा रिश्ता लेने के लिए आ गए थे। अब्बू का मिजाज बहुत बिगड़ गया था। मैं और अम्मी किचन में ही खड़ी थी जब अब्बू हमारे पास आ गए और बोले, नसरीन, जब तुम्हें इस बात का इल्म भी था कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बहन की तरफ करना चाहता हूँ तो फिर तुमने क्यों रिश्ते वालों को बुलाया। अम्मी कहने लगी, अशफाक साहब, जब भी आपकी बहन मुझसे मिलती है मुझे बार बार यही कहती है कि मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं तो तगड़ा जहेज लूंगी, फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, बेड और साथ में छोटी मोटी गाड़ी भी, जबकि मुझे अपने घर के हालात के बारे में बखूबी इल्म है। आप खुद ही कहिए, हम कहाँ से लाएंगे इतनी चीजें। मुझे पता चला था कि ये लोग शरीफ से हैं और इन्हें जहेज भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इनको घर बुलवा लिया। आखिरी फैसला हर हाल में आपका ही होगा। देख लें आपको ये लोग समझ में आते हैं या नहीं। मेरी अम्मी हमेशा ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके अब्बू को राजी कर दिया करती थी। रमीज के वालिदैन ने अब्बू के सामने बार बार इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि हमें जहेज नहीं चाहिए। अब्बू जरा लालची तबीयत के मालिक थे। वो इस बात पर ही रजामंद हो गए थे और यूं अब्बू ने मेरा रिश्ता रमीज के साथ पक्का कर दिया था। मैं बेइंतहा खुश थी। लोग मुझे खुशशक्ल समझते थे, जबकि मुझे इल्म हो गया था कि मैं खुशशक्ल होने के साथ साथ खुशकिस्मत भी हूँ। जिस इंसान से मोहब्बत की थी वो पके आम की तरह मेरी गोद में आ गिरा था। हमारी शादी की तारीख बहुत ही जल्द रख दी गई थी और यूं एक दिन मैं रमीज की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। रमीज का घर देखकर तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। इतना वसी और खूबसूरत घर मैंने सिर्फ ड्रामों में ही देखा था। फिर थोड़ी देर बाद रमीज कमरे में भी आ गया था। वो बहुत ज्यादा खुश था। कहने लगा, समीना, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। तुम मुझे मिल गई हो।
अब जिंदगी में मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं मुस्कुरा दी और एक अदा से बोली, रमीज, कभी मेरे साथ बेवफाई तो नहीं करोगे ना? उसने नफी में सर हिला दिया और बोला, हमेशा तुम्हारा वफादार गुलाम बनकर रहूंगा। मैं रमीज की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दी थी। उसने मुझे मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी दी थी। मैं तो अपनी किस्मत पर रश करती जा रही थी। रमीज के साथ एक सुहानी सी जिंदगी का आगाज हो गया था। रमीज एक बहुत ही अच्छा शौहर साबित हुआ था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझ पर जान निछावर करता था। रमीज के घर का माहौल भी बहुत अच्छा था। मेरे सास ससुर भी मुझसे मोहब्बत करते थे, मगर मैंने महसूस किया था कि मेरी सास कभी कभार रिवायती सास बन जाया करती थी। उनकी बातों से हसद साफ छलकता था। वो चाहती थी कि रमीज उनके पल्लू से बनकर रहे, जबकि रमीज तो अब मेरी जुल्फों का असीर हो चुका था। उसे इस दुनिया में मेरे सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। एक दिन हम दोनों मियाँ बीवी रात देर तक शॉपिंग करते रहे। जब घर आए तो मेरी सास नाक बनकर लाउंज में ही बैठी थी और मुझे देखते ही कहने लगी, बहू, कुछ तो शर्म करो। मेरा दुनिया में एक ही बेटा है। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद ये सुधर जाएगा, घर जल्दी आया करेगा। मुझे क्या इल्म था कि तुम भी इस जैसे ही निकलोगी। तुम दोनों को तो बाहर फिरने से फुर्सत ही नहीं है। मुझे तो लगा था कि छोटे घर की बहू लाऊंगी तो वो मेरे बेटे को सुधार देगी, मगर तुम तो ऐसे मजीद खराब कर रही हो। सास की बातें सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। मैं उनको जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में आ गई थी। भला ये क्या बात हुई? मेरी सास ने तो मेरे शौहर के सामने ही मेरी औकात दो कौड़ी की कर दी थी। मैं कमरे में आकर आंसू बहाने लगी थी। थोड़ी देर बाद रमीज भी आ गए थे। वो कहने लगे, क्या हो गया समीना? यूं मत रो, तुम्हारे आंसुओं से मुझे तकलीफ होती है। मैं बोली, रमीज, आपने अम्मी का लहजा देखा था ना? क्या हुआ अगर मेरा ताल्लुक करीब घराने से है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब जी चाहे मेरी बेइज्जती कर दी जाए। रमीज के माथे पर भी बल पड़ चुके थे। वो कहने लगा, हाँ समीना, मैं भी ये सब देख रहा हूँ। अम्मी हर चीज में नुक्ताचीनी करती रहती है। अब मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी मर्जी है कि मैं अपनी बीवी को लेकर जहां मर्जी जाऊं। मैं उन्हें हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आए। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी। हम ही घर ही छोड़कर चले जाएंगे। मैं तो रमीज की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, रमीज, अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? वो कहने लगा, इस बात की तुम हरगिज फिक्र मत करो। मेरे पास इससे भी ज्यादा खूबसूरत घर है जो मैंने पिछले साल ही बनवाया है। हम वहां चले जाएंगे। हमारी जिंदगियों में सुकून ही सुकून होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। फिर तो मैं तुम्हें हर रोज बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। सच कहूं तो समीना, इस घर में मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी सही तरह से एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। ये क्या बात हुई कि अपनी बीवी को कहीं लेकर भी जाना हो तो पहले ये सोचकर डरता रहता हूँ कि कहीं अम्मी खफा ना हो जाए। मैं बोली, रमीज, मैं आपके साथ हूँ। हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तब रमीज ने मेरे हाथ थाम लिए और कहने लगा, समीना, मैं अपने वालिदैन से ये बात नहीं कह सकता। तुम्हें ये बात मेरी अम्मी से कहना होगी कि तुम इस घर में खुश नहीं हो और चाहती हो कि हम दोनों मियाँ बीवी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। मैं रमीज की बात सुनकर परेशान हो गई थी और बोली, नहीं नहीं, मैं ये बात आंटी से नहीं कहूंगी। रमीज अफसुर्दा सा हो गया था। कहने लगा, काश मैंने तुम्हारी जगह ऐसी लड़की से शादी की होती जो बहादुर होती, वो अपने लिए और मेरे लिए स्टैंड ले सकती। रमीज ने आज पहली बार मुझसे शादी करने पर अफसोस का इजहार किया था। उसकी ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही बुझ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं रमीज की बात जरूर मानूंगी, अगर उसके लिए मुझे अपने ससुराल वालों की नजरों में बुरा भी बनना पड़ जाए तो भी खैर है। सुबह हुई तो मैंने नाश्ते की मेज पर यह ऐलान कर दिया था कि मैं और रमीज दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी थी। वो कहने लगी, खुदारा ऐसा गजब हरगिज मत करना। मेरा इकलौता बेटा मुझसे छीन कर मत ले जाओ। मैंने रमीज की तरफ देखा तो उसने मुझे इशारा किया कि इनकी बात किसी तौर नहीं मानना। मैं अटल लहजे में बोली, अगर रमीज मुझे अलहदा घर में नहीं लेकर गया तो मैं इससे तलाक ले लूंगी। रमीज कहने लगा, समीना, खुदारा ऐसा मत कहो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं बोली, रमीज, अगर मेरा साथ चाहिए तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा। रमीज कहने लगा, अम्मी, मैं मजबूर हूँ। मेरी सास की रंगत जर्द पड़ गई थी। वो उठकर अपने कमरे में चली गई थी। उस दिन रमीज मुझे नए घर में लेकर शिफ्ट हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। कोई रोक टोक नहीं थी। हम दोनों मियाँ बीवी अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजार रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस घर में भी मुलाजिम मौजूद थे। मुझे यहाँ भी काम नहीं करना पड़ता था। हमें नए घर में शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया था। रमीज मेरा अव्वल रोज की तरह ख्याल रखा करते थे। सब कुछ ठीक ठाक था। फिर हमारी जिंदगी में बोझाल आ गया। एक दिन मैं सोकर उठी तो तबीयत अजीब बोझल सी थी। रमीज तो ऑफिस गए हुए थे। मैं उठकर कमरे से बाहर आई तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। मेरी चीखें बुलंद होने लगी थी। मेरी काम वाली भागकर मेरे पास आई थी। वो कहने लगी, बेगम साहिबा, आपको क्या हुआ है? आप ये रो क्यों नहीं है? मैं बोली, ड्राइवर को बोलो जल्दी से गाड़ी निकाले, मैंने डॉक्टर के पास जाना है। वो भागती हुई बाहर निकली। थोड़ी देर बाद ही मैं गाड़ी में बैठी डॉक्टर के पास जा रही थी। हाथ से कबल तो कभी मुझे इस तरह का दर्द नहीं हुआ था।
मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी। उसने मेरा तफसीली जायजा लिया था। कहने लगी, ये दर्द तो हो सकता है गैस की वजह से हो, मगर मैंने आपका जायजा लिया है तो एक बात सामने आई है कि आप कभी मां नहीं बन सकती। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, आपके जिस्म में मां बनने वाला सिस्टम नाकारा हो चुका है। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा, इसका कोई हल है क्या? उन्होंने नफी में सर हिला दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, समीना, रोने की जरूरत नहीं है। कुदरत का इंतजाम इसी तरह से चलता है। अल्लाह ताला शायद बाज जोड़ों को इसी वजह से औलाद नहीं देता कि वो बेआसरा बच्चों का सहारा बन सके। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो यतीम खानों में पल रहे हैं और वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आकर अडॉप्ट कर ले। डॉक्टर हौसला अफजा बातें कर रही थी, मगर मैं इस वक्त कुछ भी सोचने समझने से कासिर थी। मेरे पेट का दर्द भी खत्म हो चुका था, मगर मेरे दिल का रोग बढ़ चुका था। मैं वापस जाने के लिए गाड़ी में जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ड्राइवर घबरा गया था। वो कहने लगा, क्या बात है बीबी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई? मैं आपको किसी और डॉक्टर के पास ले चलूं? उस वक्त मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरा गम सुन सकता, मुझे हौसला दे सकता। मैं बोली, भाई, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं बांझ हूं, कभी मां नहीं बन सकती। मेरी बात सुनकर ड्राइवर बोला, बेगम साहिबा, एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेगी? मैं बोली, हाँ कहो, मेरे साथ जो हो गया है उसके बाद मैं अब किसी बात का बुरा नहीं मान सकती। ड्राइवर कहने लगा, मुझे साहब जी के घर की मुलाजमा बता रही थी कि बड़ी बेगम साहिबा आपको झोली उठा उठाकर बद्दुआएं देती है। वो कहती है कि जिस तरह आपने उनसे उनका बेटा छीन लिया है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह आपको भी औलाद की नेमत से महरूम रखे। मैं उसकी बात सुनकर और रोने लगी थी तो वो बोला, आप परेशान मत हो, मेरी बहन भी बांझ थी। उसने हर किस्म के डॉक्टरों से इलाज करवाया, पीर फकीरों के पास भी गई थी, मगर किसी चीज से इफाका नहीं हुआ। फिर वो एक हकीम साहब के पास गई थी। हकीम साहब ने उसे एक तेल दिया था। उस तेल से उसने 1 महीने तक अपने सर की मसाज की थी और फिर वो हामला हो गई। अगर आप कहें तो मैं वो तेल लाकर आपको दे दूं? मैं बोली, तुम सच कह रहे हो ना? वो बोला, बेगम साहिबा, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं सुबह अपनी बहन को आपसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा। मैं बोली, नहीं नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं, तुम बस ऐसा करना कि वो तेल मुझे लाकर दे देना, और हाँ, अपने साहब को इस बारे में कुछ भी मत बताना। फकत 1 महीने की तो बात है, मैं वो तेल लगाकर देखती हूँ, क्या पता कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे। वो कहने लगा, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, आप मेरी बहन हैं, आपका राज मेरे सीने में दफन हो गया है। मैं ड्राइवर की बातें सुनकर एकदम से हल्की फुल्की होकर रह गई थी। अगले दिन ही ड्राइवर ने खुफिया तरीके से मुझे वो तेल लाकर दे दिया था। जैसे ही रात हुई, मैंने अपनी मुलाजमा से कह दिया था कि मेरे सर में तेल से मसाज कर दो। उसने मेरे सर पर तेल लगा दिया था। उस मसाज से मुझे अपनी रूह में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। मैं अपने कमरे में गई तो मेरा शौहर मेरी तरफ देखकर बोला, समीना, आज तुमने तेल कैसे लगा लिया? मैं गड़बड़ा सी गई थी, जल्दी से बोली, मेरे बाल बहुत रूखे फीके से हो गए हैं, इसलिए अब मैं 1 महीने ये तेल लगाऊंगी, फिर देखिएगा मेरे बाल कितने खूबसूरत हो जाएंगे। रमीज ने सर हिला दिया था। मैं उसके चेहरे को गौर से देखने लगी थी कि कहीं रमीज ने मेरी चोरी तो नहीं पकड़ ली, मगर उसके चेहरे पर ऐसे कोई तासुरात नहीं थे। फिर मैं बोली, रमीज, मैं ये तेल लगा लिया करूँ ना, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होगी? रमीज ने हैरत से मुझे देखा और बोले, सर तुम्हारा है, तेल तुमने लगाना है, फिर मुझे कैसी परेशानी होगी? मैं मुस्कुरा दी थी। रमीज हमेशा से ऐसे ही थे, मुझे मेरी मर्जी करने देते थे। अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई। मैं गहरी नींद में थी जब मुझे एहसास हुआ था कि कोई मेरी टांगे दबा रहा है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने रमीज बैठा हुआ था। मैं उसे मना करना चाहती थी, मगर फिर नींद की वजह से कुछ भी ना बोल पाई थी। सुबह मेरी आंख बड़ी देर से खुली थी। जब मैं जागी तो रमीज ऑफिस जा चुके थे। मुझे अजीब सा महसूस हुआ था, मगर फिर मैंने सोचा कि जब वो घर आएंगे तो माजरत कर लूंगी। मैंने नहाकर साफ सुथरा लिबास पहन लिया था। शाम में जब रमीज घर आए तो मैं उनसे बोली, मुझे माफ कर दे, मैं सुबह उठ नहीं पाई थी। रमीज ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, कभी कभार तुम भी बहुत अजीब सी बातें करने लगती हो। ठीक है, तुमसे नहीं उठा गया तो खैर है, मुलाजमा ने मुझे नाश्ता बना दिया था। मैंने रमीज से वादा कर लिया था कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, मगर मुझे इल्म नहीं था कि मैं ये वादा वफा नहीं कर पाऊंगी और औलाद की चाह हम दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर ले जाएगी। अब होता कुछ यूं था कि रात में जैसे ही तेल से मालिश कराती तो मुझे नींद आने लगती थी। सुबह जब आंख खुलती तो रमीज घर पर नहीं होते थे और ये सब चीजें मुझे परेशान कर रही थी। मगर मैंने सोचा कि एक बार जब मेरी और रमीज की औलाद हो जाएगी तो हम दोनों के दरमियान से ये दूरियां भी मिट जाएंगी। मुझे इतना तो मालूम ही था कि रमीज मेरी इस रूटीन की वजह से मुझसे खफा नहीं है। शायद रमीज को ये लगता था कि मैं बीमार हूं और इस वजह से वो मेरी खातिर मदारत किया करते थे। यूं ही 3 हफ्ते गुजर गए थे। मैं सुबह उठी तो रमीज आज भी ऑफिस के लिए निकल गए थे।
मुझे अपना आप अंदर से खाली महसूस होने लगा था। मैंने सोचा कि मैं रमीज को फ़ोन करती हूँ। आज 3 हफ्ते हो गए मेरी उनसे बात नहीं हुई। मैं तो उनकी शक्ल देखने को ही तरस गई थी। न जाने वो इतवार के दिन भी घर पर क्यों नहीं होते थे। खैर, मैंने जल्दी से रमीज के नंबर पर कॉल की थी, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बहुत ही गलत हो गया हो। मैंने अपने दिल को पुरसुकून करने की खातिर रमीज के ऑफिस में कॉल की थी। मैं रमीज के सेक्रेटरी से बोली कि मेरी बात रमीज से करवा दें। उसने एक ऐसी बात कही थी कि मुझे लगा कि अब दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगी। वो कहने लगा, बॉस तो पिछले 2 हफ्तों से दुबई के दौरे पर गए हुए हैं। वो जैसे ही वापस आएंगे मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था, मगर मैं पूरी तरह से लरस रही थी। मेरा दिल घबरा रहा था और मैं नीचे बैठती चली गई थी। मेरे जहन में बहुत से सवाल सर उठा चुके थे। रमीज मुझसे बिना मिले, मुझे बिना बताए दुबई कैसे जा सकते थे? क्या मैं उनके दिल से उतर गई हूँ? क्या रमीज ने मुझे भुला दिया था? कहीं मेरी जगह उसकी जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं आ गई? और फिर यह सवाल सर उठाने लगा कि अगर मेरा शौहर बैरून मुल्क गया हुआ है तो फिर रात की तारीकी में मेरे कमरे में कौन आता है? मैं थर थर कांपने लगी थी। यूं ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं जल्दी से ड्राइवर के पास गई और बोली कि गाड़ी निकालो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उसने गाड़ी निकाली। मैं उसी लेडी डॉक्टर के पास गई थी जिसके पास पहले भी एक बार जा चुकी थी। उसने मेरा मुआयना किया तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। आपके साथ तो मुआवजा हो गया है। आप मां बनने वाली हैं। आपकी 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। ये जुमला सुनते ही मेरे कान साए साए करने लगे थे। फिर डॉक्टर मुझे एहतियात के मुतालिक बताने लगी थी, मगर मुझे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। न जाने क्या हो गया था। अगर रमीज पिछले 2 हफ्तों से दुबई में था तो फिर मेरे बच्चे का बाप कौन था? इस सवाल ने मुझे अंदर तक लर्जा कर रख दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। रात हुई तो मेरी मुलाजमा मेरे पास तेल लेकर आ गई। मैंने उसे तेल लगाने से मना कर दिया था और अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और यूं ही 3 घंटे गुजर गए। तब मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मैं सोती बन गई थी, मगर कुनखियों से सब देख रही थी। मेरे कमरे में दाखिल होने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा ड्राइवर था। मैं एक झटके से उठ बैठी थी। ड्राइवर मुझे जागता देखकर घबरा गया था। मैं चीख कर बोली, तुम मेरे कमरे में क्या करने आए हो? वो कहने लगा, आज आपने मुझे अपने कमरे में देख ही लिया है तो मैं आपको सच बता देता हूँ। बेगम साहिबा, आप मुझे बहुत हसीन लगती थी। मेरा दिल ये देखकर चलता था कि आप में और साहब जी में कितनी मोहब्बत है। मैं आप दोनों में दूरी डालना चाहता था, इसलिए मैंने बड़ी होशियारी से आपको वो तेल लाकर दे दिया जिसमें नींद वाली दवा मिक्स की हुई थी। आप उसकी खुशबू सूंघकर सो जाया करती थी। मैं बस इतना ही चाहता था, इससे ज्यादा मेरा कोई और मकसद नहीं था। मगर शायद मुझ पर कुदरत मेहरबान हो गई थी। साहब जी मुल्क से बाहर चले गए तो मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत को पाने का इससे बेहतर मौका मेरे पास नहीं होगा। इसीलिए मैं आपके कमरे में आ जाया करता था। मैं ड्राइवर की बातें सुनकर बिल्कुल शल सी बैठी हुई थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और कोई अंदर दाखिल हो गया था। अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। रमीज के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। उसने आते ही ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया था। ड्राइवर मार खा खा कर निठाल सा हो गया था तो कहने लगा, साहब जी मेरा कसूर नहीं है, मुझे तो बेगम साहिबा ने बुलाया है। रमीज का हाथ एक लम्हे के लिए रुक गया था। वो ड्राइवर वहां से भाग गया। अब रमीज मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया था। वो कहने लगा, समीना, मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। रमीज ने मुझे 3 तलाकें दे दी थी। मैं 1 मिनट में उजड़ गई थी। मैं अर्श से फर्श पर आ गिरी थी। मेरा सब कुछ लुट गया था। रमीज कहने लगा, सुबह होते ही तुम मेरा घर खाली कर देना। मैं तुम जैसी बदकिरदार औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई थी। रमीज कमरे से निकल गया था। मैं सारी रात रोती रही थी। मेरा किरदार दागदार हो गया था। खैर, सुबह होते ही मैं घर से निकल गई। मैं लोटी पीटी से अपने वालिदैन के घर आई तो अम्मी मेरी हालत देखकर समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैंने अम्मी को बता दिया था कि रमीज ने मुझे तलाक दे दी है, मगर अम्मी को ये नहीं बताया था कि वजह क्या हुई है। अब्बू ने जब मेरी उजड़ी सी हालत देखी तो मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं है। अम्मी अब्बू का ही सहारा था मेरी जिंदगी में, वरना मैंने तो इतना बड़ा जख्म खाया था कि जीना दुश्वार हो गया था। यूं ही 8 माह गुजर गए थे। फिर जैसे मैं एकदम से होश में आ गई थी, मुझे याद आया कि मैं तो मां बनने वाली हूँ। मगर न जाने मेरे जिस्म में कोई तब्दीली क्यों नहीं आई थी। मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने का सोचा था। अगले ही दिन मैं लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। ये काम से क्लिनिक में बैठने वाली डॉक्टर थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं 8 माह की हामला हूँ तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मुझे लगा था
कि मैं अब सांस नहीं ले पाऊंगी। वो कहने लगी, आप तो कभी हामला ही नहीं हुई। आपने माना हमल की बहुत सी दवाइयां खाई हैं जिससे आपका सिस्टम डिस्टर्ब होकर रह गया है। शायद आप कभी मां ना बन सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं क्लिनिक से निकल गई थी। मेरा रुख अब रमीज के घर की जानिब था। मैं बेधड़क घर में दाखिल हो चुकी थी। लाउंज में दाखिल हुई तो मुझे ड्राइवर और मुलाजमा आपस में बातें करते हुए सुनाई दिए थे। मुलाजमा कहने लगी, रियाज, तुमने खुद को पैसों की खातिर गंदा किया। ये अमीर लोग तो किसी के नहीं बनते। ड्राइवर कहने लगा, बताओ जुबैदा, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बन गई थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। रात रात भर नींद नहीं आती। मैं न जाने क्यों रमीज साहब की प्लानिंग का हिस्सा बन गया था। शादी के कुछ माह बाद ही उनका दिल बेगम साहिबा से भर गया था, जबकि रमीज साहब के वालिदैन समीना बीबी को अपनी बहू मान चुके थे। रमीज साहब को पता चल गया था कि उनके वालिदैन समीना को छोड़ने नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी बीवी को वालिदैन की नजरों में गिराने की खातिर उन्हें आगे कर दिया ताकि वो उन्हें लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। इस तरह समीना बीबी उनके वालिदैन के दिल से उतर गई थी और फिर उन्होंने एक खेल रचाया और पेट दर्द की दवा बीबी को खिला दी। मुझे बता दिया था कि मैंने बीबी को किस डॉक्टर के पास लेकर जाना है। उस लेडी डॉक्टर को रमीज साहब ने पहले ही पैसे दिए हुए थे और समझा दिया था कि तुम मेरी बीवी से कहना कि वो बांझ है, जबकि रमीज साहब तो खुद समीना से औलाद नहीं चाहते थे और उन्हें माने हमल की गोलियां खाने में डालकर दिया करते थे। लेडी डॉक्टर ने भी वही किया जो रमीज साहब ने उन्हें सिखाया था। फिर आगे का काम रमीज साहब ने मुझे सौंप दिया था। मैं समीना बीबी से कहा कि मेरे पास तेल है जिससे वो हामला हो जाएगी। बीबी हर रात तेल लगाया करती थी और इस दौरान रमीज साहब दूसरे कमरे में सोने लगे थे ताकि समीना बीबी से ये झूठ बोल सके कि वो तो दुबई गए हुए हैं, जबकि वो तो अपने ही घर में रहते थे। उस रात जब रमीज साहब ने समीना बीबी को तलाक दी थी तो रमीज साहब ने मुझे वो बातें सिखाकर बीबी के कमरे में भेजा था। मैंने बीबी को हाथ क्या लगाना था, कभी आंख उठाकर उनकी जानिब नहीं देखा था। फिर उन्होंने बीबी को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया और उस लड़की से शादी कर ली जिसके खातिर ये ढोंग रचाया था। अल्लाह का इंसाफ देखो, रमीज साहब का एक्सीडेंट हो गया और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इतना पैसा होने के बावजूद वो अपना इलाज कराने से कासिर है और बिस्तर तक महदूद होकर रह गए। उनका अंजाम देखकर मैं बहुत खौफजदा हूँ, क्योंकि मैं भी उनके जुर्म में शरीक था ना। न जाने मेरे साथ क्या बनेगा। इतना कहकर ड्राइवर रोने लगा था और मैं उस घर से बाहर निकल आई थी। अल्लाह ने मेरा बदला रमीज से ले लिया था, ये सोचकर मैं पुरसुकून होकर अपने घर चली गई थी। मुझे यकीन है कि अल्लाह जुल्म कभी माफ नहीं करता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।